इस कहानी की शुरुआत होती है एक टीनेजर लड़के शॉन एंडरसन से, जिसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो एक सैटेलाइट डिश एंटीना टावर पर चढ़ जाता है। लेकिन असली सवाल ये है कि शॉन उस टावर पर चढ़ा ही क्यों था। क्या वो पागल है या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। यहाँ हम देखते हैं कि शॉन कोई साधारण लड़का नहीं है और यही से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपको एक ऐसी जगह ले जाएगी जो दुनिया के नक्शे में मौजूद ही नहीं है। वो एडवेंचर का दीवाना है और उसे अजीब चीजों में दिलचस्पी है। उसके सौतेले पिता हैंक पार्सन्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर हैंक का दोस्त होता है, इसलिए पुलिस ऑफिसर हैंक से कहता है कि मैं इसे तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूं, और हैंक शॉन को छुड़ाकर घर ले जाता है। लेकिन शॉन हैंक से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि हैंक उसकी जिंदगी को समझ नहीं सकता। लेकिन शॉन नहीं जानता कि यही आदमी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी बनने वाला है। घर पहुंचने के बाद शॉन हैंक को बताता है कि वो टावर पर क्यों गया था। उसे एक अजीब सा रेडियो सिग्नल मिला है। ये कोई साधारण सिग्नल नहीं था, ये एक SOS था, और इसे भेजा था एक ऐसे इंसान ने जो सालों पहले गायब हो चुका था। जब हैंक उस सिग्नल को डिकोड करने में मदद करता है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक कोडेड मैसेज है। इस मैसेज में 3 किताबों के रेफरेंस होते हैं। शॉन हैंक को एक किताब दिखाता है जिसका नाम द मिस्टीरियस आइलैंड है। ये सभी किताबें आइलैंड के बारे में होती है। शॉन समझ जाता है कि ये कोई साधारण मैसेज नहीं है, बल्कि ये उसके दादा अलेक्जेंडर एंडरसन ने भेजा है। और अब शॉन के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो डर कर बैठ जाए या मौत के मुंह में कूद जाए। अब शॉन और हैंक मिलकर उन तीनों किताबों में छिपे क्लूज को ढूंढते हैं, और जब वो इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो एक हिडन मैप बनता है जो एक ऐसी जगह दिखाता है जो ऑफिशियली दुनिया के किसी नक्शे में मौजूद ही नहीं है। ये जगह है द मिस्टीरियस आइलैंड। शॉन को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके दादाजी वही फंसे हुए हैं और वो उन्हें बचाने का फैसला करता है और कहता है कि मैं अकेला उस आइलैंड पर जाऊंगा। हैंक शॉन को उस आइलैंड पर जाने से मना करता है, लेकिन शॉन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। लेकिन हैंक फैसला करता है कि वो उसके साथ जाएगा। यही से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन है। यहाँ से दोनों के बीच रिलेशनशिप थोड़ा इम्प्रूव होने लगता है। हैंक शॉन को रोकने की बजाय उसका साथ देने का फैसला करता है, और यही चीज शॉन को भी अंदर से बदलने लगती है। अब दोनों उस जगह पर चले जाते हैं जहां से मिस्टीरियस आइलैंड तक पहुंचा जा सकता है। वहां पहुंचकर उन्हें एक हेलीकॉप्टर पायलट मिलता है जिसका नाम गबाटो है, और उसकी लड़की कैलनी। गबाटो शुरू में मना कर देता है क्योंकि उस जगह पर जाना बहुत खतरनाक है। वो बताता है कि वहां भयंकर तूफान आते हैं और कई लोग वहां जाने के बाद कभी वापस नहीं आए। लेकिन शॉन और हैंक उसे मनाने की कोशिश करते हैं। शॉन कहता है कि इस काम के लिए हम तुम्हें $3000 पे करेंगे, और तभी गबाटो जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर चारों लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उस रहस्यमय द्वीप की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर उस एरिया के पास पहुंचता है जहां इन लोगों को जाना है, वहां अचानक मौसम बदल जाता है और भयंकर तूफान आ जाता है। हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लगता है और अब जो होने वाला है वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर एक जोरदार बिजली हेलीकॉप्टर पर गिरती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ है क्योंकि ये जगह खूबसूरत कम और मौत का जाल ज्यादा है। लेकिन किस्मत के चलते चारों लोग बच जाते हैं। जब ये होश में आते हैं तो खुद को एक अजीब और अनजान जगह पर पाते हैं। चारों तरफ समंदर होता है। वो अब अपने चारों तरफ एक अजीब सी जगह देखते हैं। यहाँ सब कुछ उल्टा होता है। छोटे जीव बड़े हो गए और बड़े जीव छोटे। विशाल छिपकलियां, अजीबोगरीब पेड़ पौधे, छोटे छोटे हाथी। ये दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ पर छिपकली के बड़े बड़े अंडे रखे होते हैं। फिर अचानक उन पर एक विशाल छिपकली हमला कर देती है। ये चारों लोग जान बचाकर भागते हैं। यहाँ पहली बार उन्हें एहसास होता है कि ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। जब वो भागते भागते थक जाते हैं तो तभी अचानक एक आदमी उनकी मदद करता है। वो कोई और नहीं बल्कि शॉन के दादा अलेक्जेंडर एंडरसन होते हैं। शॉन उन्हें देखकर खुश होता है और आखिरकार उसे यकीन हो जाता है कि वो सही जगह पर आया है। अलेक्जेंडर उन्हें बताते हैं कि ये द्वीप कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ जूल्स वेरन की सारी कहानियां सच है और ये द्वीप धीरे धीरे समंदर में डूब रहा है। मतलब अब उनके पास सिर्फ कुछ घंटे हैं, नहीं तो ये पूरा आइलैंड हमेशा के लिए समंदर में गायब हो जाएगा। उनके पास यहाँ से निकलने के लिए बहुत कम समय है। अलेक्जेंडर इन सभी को अपनी जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो कई सालों से रहता है। वहाँ हम देखते हैं कि उसने सर्वाइवल के लिए कई मशीनें बनाई हुई है, खाना इकट्ठा करने के तरीके, मौसम को समझने के उपकरण। अलेक्जेंडर उन्हें कहता है
कि कल मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अगले दिन ये सभी उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद वो उस खूबसूरत जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम एटलांटिस है। हैंक कहता है कि ये शहर तो कई साल पहले पानी में डूब गया था। शॉन के दादाजी बताते हैं कि जब इस शहर के बारे में लिखा गया था तब ये पानी में डूबा हुआ था, लेकिन 70 साल ये पानी के ऊपर रहता है और 70 साल पानी के नीचे। शॉन बताता है कि ऐसा समंदर के नीचे ज्वालामुखी की वजह से होता है। हैंक अब वहाँ पानी को टेस्ट करता है और बताता है कि पानी खारा है। समंदर का पानी आइलैंड के इतनी अंदर तक नहीं आ सकता, यानी कि पानी जमीन के अंदर से आ रहा है। वो कहता है कि जल्द ही ये द्वीप डूबने वाला है। अलेक्जेंडर बताता है कि उसने एक पुरानी पनडुब्बी ढूंढी थी जो कभी कैप्टन नीमो की थी, लेकिन वो अब काम नहीं करती। वो पनडुब्बी आइलैंड के दूसरी तरफ है। हैंक पूछता है कि वो पनडुब्बी कहाँ पर है। अलेक्जेंडर कहता है कि इसका जवाब कैप्टन नीमो दे सकता है। वो पनडुब्बी तक पहुंचना चाहते हैं ताकि वो इस डूबते हुए द्वीप से निकल सके। इसके बाद शॉन के दादाजी इन्हें कैप्टन नीमो की समाधि में लेकर जाते हैं जो कैप्टन नीमो के साथियों ने बनाई थी। कैलनी समाधि के अंदर चली जाती है और कैप्टन नीमो की डायरी लेकर आती है। इस डायरी को पढ़कर इन्हें पता चलता है कि कैप्टन नीमो हिंदुस्तान से था। डायरी में यह भी लिखा होता है कि जो पनडुब्बी है वो आइलैंड के दूसरी तरफ है, यानी ज्वालामुखी की चोटी के ऊपर। इसके बाद ये उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें अजीब पेड़ पौधे दिखते हैं। इनका रास्ता बहुत खतरनाक होता है। इन्हें खाइयों के बीच से गुजरना पड़ता है और आगे चलकर इनका रास्ता खत्म हो जाता है और इन्हें दूर से एक ज्वालामुखी दिखता है जिसके अंदर से सोना निकल रहा होता है। और शॉन ये सब देखकर लालच में आ जाता है। वो कहता है कि चलो सोना ढूंढते हैं, लेकिन हैंक कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। तभी शॉन के दादाजी एक मधुमक्खी के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने के लिए हमारे पास यही रास्ता है। पहले तो हैंक मधुमक्खी के ऊपर बैठने से मना करता है, लेकिन ये सभी उसके ऊपर बैठकर निकल पड़ते हैं और तभी इनके ऊपर एक पक्षी हमला कर देता है और शॉन दो पक्षियों को आपस में टकरा देता है। वही दूसरी तरफ कैलनी भी उसके पीछे बैठी होती है, लेकिन तभी कैलनी नीचे गिर जाती है पर शॉन उसे बचा लेता है। फिर अचानक से शॉन पेड़ से टकरा जाता है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। हैंक शॉन की मदद करता है। वही दूसरी तरफ कैलनी और उसके पिता को दिखाया जाता है। कैलनी अपने पिता से कहती है कि वो शॉन को पसंद करती है, लेकिन कैलनी कहती है कि शॉन वापस यूएस चला जाएगा, वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, जबकि हमारी दुनिया बहुत छोटी है। जब रात को सभी आराम कर रहे होते हैं तो कैलनी के पिता यहाँ से निकल जाते हैं। वो सोने के ज्वालामुखी के पास जाता है ताकि वहाँ से सोना लाकर अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके। सुबह जब सभी उठते हैं तो वो देखते हैं कि कैलनी के पिता यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ आइलैंड पर पानी बढ़ता जा रहा है। ये जल्द ही पानी में डूबने वाला है, यानी इन्हें जल्द ही पनडुब्बी तक पहुँचना है। लेकिन कैलनी अपने पिता को लेने के लिए जाना चाहती है। शॉन कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन उसके पैर में फ्रैक्चर है। इसलिए शॉन के दादाजी कहते हैं कि कैलनी के साथ मैं जाऊंगा और तुम पनडुब्बी लेकर हमें वहीं पर मिलना। अब ये लोग अपने अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद कैलनी अपने पिता के पास पहुंच जाती है, जो सोने का पत्थर जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। कैलनी अपने पिता को समझाती है कि मुझे कोई भी दौलत नहीं चाहिए, मेरे लिए असली दौलत तो आप है। दूसरी तरफ हम हैंक और शॉन को देखते हैं जो समंदर के पास खड़े हैं। समंदर में पानी बढ़ चुका होता है और वो पनडुब्बी भी पानी में डूब चुकी होती है। तभी ये दोनों पानी के अंदर छलांग लगाते हैं। समंदर के अंदर एक बहुत बड़ी मछली होती है। इसके जबड़ों में हजारों वोल्ट का करंट होता है। वो उन पर हमला करती है, लेकिन किसी तरह ये बच जाते हैं। ये पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं। वो खराब हो चुकी होती है। हैंक उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। वो नीचे जाकर उसका इंजन चेक करता है और हैंक शॉन से कहता है कि इसे स्टार्ट करने के लिए हजारों वोल्ट का करंट चाहिए और अब उनकी जान बचाने का एक ही तरीका है, एक ऐसी खतरनाक मछली से टकराना जो 1 सेकंड में उन्हें खत्म कर सकती है। वो पनडुब्बी के इंजन की तार एक लोहे की रोड से अटैच कर देता है। हैंक उस मछली के पास जाता है जो उसका शिकार करने की कोशिश करती है। तभी मछली हैंक के पास आती है और वो लोहे की रोड मछली के मुंह में डाल देता है और तभी पनडुब्बी स्टार्ट हो जाती है। वे दोनों पनडुब्बी के अंदर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ कैलनी और उसके पिता को दिखाया जाता है जो एक चट्टान के ऊपर फंस जाते हैं। ज्वालामुखी फटने की वजह से यहाँ पर बहुत पानी भर जाता है। इनकी चट्टान पानी के अंदर
डूबने वाली होती है तो ये तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी के अंदर छलांग लगाते हैं। जब इनको ये लगता है कि उनकी जिंदगी का अंत आ चुका है, तभी सामने से हैंक और सोन पनडुब्बी लेकर आ जाते हैं और वो इनको अंदर बिठा लेते हैं। लेकिन अभी भी उनके सामने बहुत मुसीबत है, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी चट्टान है। तभी एक चट्टान इनकी पनडुब्बी के पास आ रही होती है और हैंक कैलेनी के पिता से कहते हैं कि इसे तुम चलाओ। वो सोन से कहता है कि जब मैं कहूँ तो तुम ये बटन दबा देना। इसके बाद वो पनडुब्बी में एक मिसाइल डालता है और सोन से बटन दबाने के लिए कहता है। जो चट्टान उनके पास आ रही होती है, मिसाइल उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद ये सभी यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। ये सभी बहुत खुश होते हैं। इस जगह से निकलने के 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि कैलेनी के पिता के पास एक बहुत बड़ी पनडुब्बी है। आज सोन का बर्थडे भी होता है, जहाँ पर उसके पिता हैंक और उसकी माँ होती है। कैलेनी भी उसके बर्थडे पर आती है, लेकिन तभी सोन के दादाजी आ जाते हैं। वो उसे एक बर्थडे प्रेजेंट देते हैं जिसमें एक किताब होती है। ये किताब भी जूल्स वेरन की होती है, जिसका नाम होता है फ्रॉम अर्थ टू द मून, और कहते हैं कि हमारा अगला एडवेंचर ये होगा। तो ये थी पूरी कहानी द मिस्टीरियस आइलैंड की।